फंडामेंटल राइट पहली बात तो स्टेट के अगेंस्ट मिला है, तो पहले स्टेट क्या है अभी हम बताएंगे। ये सब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव वगैरह ये सब स्टेट ही हैं, इसका विस्तार और दे देंगे, बड़ा कर देंगे, अभी लिखा देते हैं तो स्टेट पता चल जाए। ये इनके अगेंस्ट मिला। अगेंस्ट का मतलब ये नहीं कि दुश्मन है वो, अगेंस्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर उन्होंने इस पर कोई गड़बड़ी की तो हम जाएंगे आर्टिकल 32, यानी बहुत मोटा लिखा हुआ है, हम जाएंगे आर्टिकल 32 में। अगर हम आर्टिकल 32 में गए इसमें, राइट, तो सुप्रीम कोर्ट हमको राहत देगा। और जाएंगे किसके अगेंस्ट? आर्टिकल 12 में जो लिखा है उसके अगेंस्ट जो लोग किए होंगे गड़बड़। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जुडिशियल रिव्यू करेगा। आर्टिकल 13 में लिखा है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। इसमें यह देखा जाएगा कि कितना उन्होंने वायलेशन किया है, किया भी है कि नहीं किया है। वैसे एक्सेप्ट तो किया होगा तभी करते हैं वो लोग, बट वायलेशन कितना किया है। अगर बहुत ज्यादा जितना किया है उतने को अवॉइड कर देगा, शून्य घोषित कर देगा। आप समझे ना? जैसे 1 किलो आप टमाटर लाइए तो हम उसमें देखेंगे कितना खराब टमाटर आप लाए हैं। पूरा टमाटर खराब है, वापस करो इसको, यही तो करेंगे ना। और टमाटर में 2 खराब है तो हमने कहा ये हटाओ। आप केला लेते हैं, जब 1 दर्जन केला लेते हैं उसमें 5-6 केले ठीक हैं, 2-3 केले खराब है मान लिया, तो आप दूसरा केला लेने लगते हैं, ऐसे करते उसमें हटा देते कि यार ये नहीं लेंगे। अंगूर लेते समय भी आप यही करते हैं, आम लेते समय भी यही करते हैं, आलू लेते समय भी यही करते हैं। कुछ चीज को आप हटा देते हैं, आपके लिए वो शून्य है, ये हमारी जरूरत का नहीं है। बस ऐसे ही कुछ समझिए एक छोटे मोटे एग्जाम्पल से कि सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि कितनी चीजें जो है जो फंडामेंटल राइट अगेंस्ट है। यानी आपने कानून बनाया, आपने कोई निर्देश आदेश जो भी जारी किया, अगर उसमें जनता के फंडामेंटल राइट यानी नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन है तो जितना उल्लंघन होगा उसको शून्य घोषित कर देगा। ठीक है। 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश में बहुत सारे कानून रहे होंगे। वो कानून 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई भी कानून जो हम नहीं जानते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जानती, देश के लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानता, हम जानते ही नहीं, छोड़ो। अगर 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद जो फंडामेंटल राइट है, अगर वो कानून उल्लंघन करता है उसका, तो वह कानून उस तिथि से शून्य घोषित है। आप 1919 का कोई कानून लाएं, बोले कि ये तो था, तो बोले कि ये शून्य है, हम पहले ही बोल चुके हैं। और 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी जब संविधान लागू हुआ उसके बाद, अगर आप ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो फंडामेंटल राइट को इनक्लोज करता है, तो भी उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आप जाएंगे आर्टिकल 32 में और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू में उस कानून को शून्य कर देगा। शून्य कर दिया तो बात खत्म हो गई, आपका काम बन गया। तो स्टेट की परिभाषा आर्टिकल 12 में, जुडिशियल रिव्यू 13 में, रेमेडीज 32 में, बीच में आएंगे तेरे मेरे बीच में कौन आएगा, बोला सारा जगह है इसलिए आएंगे, तो आया 14, आया 19 से 22 आया, फिर 23 से 24 आया, फिर 25 से 28 आया, 29-30 आया, 31 को हमने आर्टिकल 300A में भेज दिया, शिफ्ट कर दिया। तो राइट टू इक्वलिटी को अगर जब आप पढ़ते हैं तो 14 से 18 के बीच में आ जाते हैं, 14 to 18 जो मैंने लिखा दिया। फ्रीडम वाले में जाते हैं तो 19 to 22 चले जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन का अगेंस्ट की बात करते हैं तो 23-24 है, 23-24। रिलीजन के ग्राउंड पे जाते हैं तो 25 to 28।
एजुकेशन एंड कल्चर वगैरह पे जाते हैं 29, 30, 31 को 300A में भेज दिया आपने उसको लीगल राइट बना। 32 में रेमिडीज है, बाकी 33, 34, 35 हैं, कुछ क्लॉज दिए गए हैं, वो किसी और फॉर्मेशन में हो जो चर्चा में भी आ जाएंगे। आपका फंडामेंटल राइट बंद हो जाता है। अमेरिका के जुडिशियल रिव्यू और इंडिया के जुडिशियल रिव्यू में एक बेसिक डिफरेंस है। भाई किसी भी देश का जो ये है सुप्रीम कोर्ट है, संविधान का संरक्षक, जैसे भारत का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का मूल अधिकार का हमारा संरक्षक है ना, तभी तो हमको दे रहा है। आपने इनक्रोच किया तो आखिरी सूरत सही होने की वही है। हमारे संविधानविदों ने आर्टिकल 13 लिख दिया, हमारे संविधानविद लिख दिए। अमेरिका के संविधान में तो लिखा ही भी नहीं था, जुडिशियल रिव्यू लिखा ही नहीं था। और फंडामेंटल राइट लाए कहां से हैं आप? अमेरिका से ही। लेकिन अमेरिका के संविधान में जुडिशियल रिव्यू उसके मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, वो बाद में हुआ है, संविधान लागू होने के 30 साल बाद। उसका जब उसके पास मामला गया ऐसा तो उसने रिव्यू किया, उसको न्यायिक पुनर्विलोकन किया। क्वेश्चन ये उठे कि हुजूर इसमें तो है ही नहीं, बोला है नहीं, कैसे नहीं है? अगर इंडिया कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं उसको समझ जाएंगे। अगर हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 13 की कोई चर्चा ना होती, बात को दूसरे ढंग से आप समझो, अगर आर्टिकल 13 यानी जुडिशियल रिव्यू की कोई चर्चा ही ना होती, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता था? अगर आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है, न्यायिक पुनर्विलोकन करता, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, क्या ना लिखा होता? ठीक है, ना लिखा होता तो क्या जुडिशियल रिव्यू कर सकता था? क्यों? कितने लोग सहमत हो, असहमत? क्या आर्टिकल 13 का उल्लेख हमारे संविधान में ना होता? अब आप समझ गए कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? कान में तेल डाल के बेटा सुन लो, रोज रोज नहीं चिल्लाएंगे हम। और ये बारीक बातें हैं, एक बार अगर दिमाग में आ गई तो जिंदगी भर रहेंगी, नहीं आई तो निकल जाएंगी, तो फिर रह जाओगे ऐसे। ये साइकिल का हवा है जो न दिखता है, ना भरते समय दिखता है, ना निकलते समय दिखता है, बस पंचर दिखता है। हाँ, तो दिमाग तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर ये बात चली गई तो जरूरत पड़ने पे दिमाग सुदृढ़ रहेगा, अच्छा काम करेगा। नहीं गई तो आप तो ऐसे ही दिख रहे हैं हमको सवेरे से। भाई आपके दिमाग में ये बात जा रही है कि नहीं जा रही है, हमको दिख वैसे ही रहे हैं, लेकिन एक जब पता चल जाता है ना कि नहीं गई है। तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 13 में अगर मान लिया जुडिशियल रिव्यू लिखा ही नहीं होता, आप सिर्फ इतना समझिए कि जो संरक्षक होता है, जो प्रोटेक्टर होता है, जो गार्जियन होता है, उसके बहुत सारी चीजें आप लिख नहीं सकते। आप जाएंगे आर्टिकल 124 से 147 के बीच, आपको सुप्रीम कोर्ट की जानकारी मिलती है। हमने अपने पूरी तैयारी के कालखंड में, अब पढ़ाने के करीब 10-12 साल के 15 साल के कालखंड में, अब तो 21 साल हो गया, मैं 5, 7, 8 साल पहले की बात कर रहा हूं, के कालखंड में एक बात मुझे नई नॉलेज तब पता चली जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। हम ये सोचते थे कि लोकायुक्त की नियुक्ति जो है गवर्नर करते हैं और मंत्रिपरिषद अपना यही सब जो लिखा है कि उनकी सलाह पे ये सब, चाहे कमीशन के मेंबर हो, कुछ हो, XYZ, वही तो लोग करते हैं। हमने पहली बार देखा अखिलेश यादव की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप, वो नियुक्त कर रहा है, कह रहा नाम देते हैं, हम नियुक्त करेंगे। और आपने देखा होगा मणिपुर के केस में भी हाल फिलहाल में सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्या धमकाया
कि आप नहीं कर सकते तो हम कर देंगे। मतलब ये जो नई नई बातें, सुप्रीम कोर्ट को कहां से ये पावर मिली होगी? है पावर, पावर दिखाया नहीं उसने। अगर जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में नहीं भी लिखा होता हमारे संविधान में, तब भी एज ए गार्जियन, एज ए प्रोटेक्टर, यह पावर वो स्वयं ग्रहण कर लेता। यही अमेरिका के संविधान ने किया, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट। नहीं लिखा गया अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू, उसके फंडामेंटल मतलब जो मूल संविधान है, बाद में आया, मैंने बोला 25 से 30 साल के बाद। पिता जो होता है ना, अपने बच्चों का प्रोटेक्टर है, सुरक्षा देता है। कब कौन सा अधिकार ग्रहण कर लेगा यह रोज पता नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आप जाके देखें केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस 1973 में, आप जानते हैं, बताया हूं, चर्चा किया हूं रास्ते में। आपने देखा होगा कि उसने फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट क्या है? मूल ढांचा। ऐसे और भी मूल ढांचे हैं, और समय समय पर वो मूल ढांचा घोषित करता है। आप मुझे बता सकते हैं कि संविधान में मूल ढांचा घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है? अलग से कोई आर्टिकल लिखा गया है? जैसे आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, तो क्या ऐसा कुछ लिखा गया है कि यहां पर इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचा घोषित कर सकता है? नहीं। एज ए प्रोटेक्टर, एज ए गार्जियन, एक्सेप्ट, ये मेरा पावर है। आर्टिकल 13 अगर नहीं भी लिखा होता तब भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू भी करता, सुप्रीम कोर्ट ही करता। लिख देना थोड़ा आसान हो गया। अमेरिका वालों ने नहीं लिखा, तब भी वहां के सुप्रीम कोर्ट ने किया। बोला भैया सुरक्षा हम देंगे, तो गड्ढा वहां है कौन बताएगा? आपने नहीं लिखा कि गड्ढा वहां है, बताना है, हम बता रहे हैं, काहे का सुरक्षा कैसे होगा? हाँ, बेटा बेटी हमारा है, उसको कौन सा कपड़ा देना है, कौन सा जूता देना है, कौन सा खाना देना है, तुम डिसाइड करने आओगे? ये लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। फिर भी लोग करेला खिलाते हैं ना घर वाले, खा, वो पावर ले लेता है, पावर ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू बिना जुडिशियल रिव्यू लिखे भी उसकी पावर का हिस्सा है। नहीं होता ऑटोमेटिक आ जाता। बच्चा सिगरेट पी रहा है, बच्चा सिगरेट पी रहा है, 10वीं में पढ़ता है, 11वीं में पढ़ता है, सिगरेट पी रहा है दोस्तों के साथ। आप सुने, क्या सुनेंगे? माता पिता का अधिकार है बच्चों का लालन पालन करें, पढ़ाएं लिखाएं। सिगरेट उसके मुंह से निकाल के मारा तो उसने 2 चमाचा वहीं बीच बाजार में। बदतमीज नहीं तो यही सब करता है। चल घर। कोई बता सकता है कि ये भी लिखा है का है? अगर वो गार्जियन है तो ये ऑटोमेटिक पावर है उसके पास। अगर सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है तो ऑटोमेटिक पावर है। अगर आपने कानून ऐसा बनाया जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, तो अलबत्ता जुडिशियल रिव्यू का पावर देना दें, शून्य घोषित कर देगा, क्योंकि बिना शून्य के फंडामेंटल राइट का गार्जियनशिप निभा ही नहीं पाएगा। बिना सिगरेट दारू पीने वाले बच्चों को तमाचा मारे या उनको हटाए वहां से और ठीक से प्रोटेक्ट किए बगैर उनकी पढ़ाई लिखाई, अच्छा जीवन देना मुश्किल होगा। यह ऑटोमेटिक पावर है पावर पिता की। तो ये समझ गए हैं आप, अब समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। इसको हम क्लासिफाइड कर देंगे, इसके और भी हैं, जैसे 13, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हैं, वो बता देंगे। अभी स्टेट की डिफिनीशन लिख लीजिए, और आर्टिकल 32 जो रेमिडीज है वो आगे जिक्र में आ जाएगा। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 इन आर्टिकल 12 द स्टेट इज क्लियरली डिफाइंड। अब उसी का ट्रांसलेशन हो गया जो हिंदी था, है ना, कि
अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। क्या है राज्य? सबसे पहले लिखो नंबर 1, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कामा पार्लियामेंट, लिखो भारत सरकार और संसद। ठीक है, क्लियर हो गए? मोदी जी की सरकार और लोकसभा राज्यसभा क्या है? ये स्टेट है। हाँ, स्टेट का मतलब ये नहीं बेटा उत्तराखंड। आर्टिकल 12 बोलेंगे तो बोले तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा लिख बच्चा। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। लाइन पे इसको याद कर लेना। संसद और सरकार केंद्र में स्टेट, और राज्य की सरकार और लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर है, इसको बोलेंगे राज्य की विधानसभा। ठीक है, तीसरा, ऑल लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर की स्थानीय इकाइयां या स्थानीय प्राधिकारी लिखा जाता है अथॉरिटी को, प्राधिकारी, और या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन, ऑल लोकल अथॉरिटीज, सभी स्थानीय प्राधिकारी। कुछ समझ में आई बेटा? अगर सेंट्रल के कंट्रोल का कोई लोकल प्राधिकारी है वह भी स्टेट है, और कोई स्टेट के अंडर में कोई लोकल अथॉरिटी है वो भी स्टेट है। नगर निगम, नगर पंचायत, एमडीडीए सभी क्या हैं? स्टेट हैं। यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ये भी नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो हम रेमेडीज लेके जाएंगे, उपचार कराने जाएंगे। क्लियर हुए कि नहीं? तो 3 ही तो बताया अभी तक। क्या बताया? एक हमने सेंट्रल बताया, सेंट्रल में क्या बताया? सेंट्रल में गवर्नमेंट बताया जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव इट मीन्स लोकसभा राज्यसभा, संसद के बारे में पार्लियामेंट। फिर स्टेट में आ जाओ, स्टेट में आओगे तो क्या हो जाएगा? स्टेट में हो जाएगा जो हमारा सरकार है स्टेट की और जो विधानमंडल है। फिर लोकल में चले जाओ, लोकल में 2 पार्ट कर लो, एक स्टेट के कंट्रोल में अंडर में, और एक जो सेंट्रल के कंट्रोल में काम करते हैं लोकल जो अथॉरिटीज हैं, वो सभी हो गए स्टेट। चौथा लिखो अदर अथॉरिटीज, लिखो अदर अथॉरिटीज। ठीक है, अन्य में लिखो जरा, इट इंक्लूड्स ऑल दोज पर्सन्स, इट इंक्लूड्स ऑल दोज पर्सन्स, इसके अंतर्गत वे सभी व्यक्ति और या इंस्टीट्यूशंस, संस्थान शामिल हैं। गौर करना मेरी बात को, तुम लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। वे सभी शामिल हैं व्यक्ति और इंस्टीट्यूशंस। कौन? विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय, विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संस्था शामिल है जो संविधान और एनी रूल या किसी नियम, एंड हु हैव द पावर टू मेक, संविधान या किसी नियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जो या स्थापित किए जाते हैं, तथा एंड हु हैव द पावर टू मेक एंड इन्फोर्स एनी लॉ और बाई लॉ, एनी लॉ और बाई लॉ, तथा जिन्हें शासन के अधीन या कोई विधि या उपविधि बनाने
विधि या उपविधि बनाने, जो बनाने वाली अथॉरिटी होगी, एंड और उसे प्रवर्तित कराने की शक्ति प्राप्त है अंडर द गवर्नमेंट। आगे लिख लो, बाय लॉ अंडर द गवर्नमेंट। प्रवर्तित कराने की शक्ति है, लॉ बनाने की, नियम बनाने की और उसे इन्फोर्स करने की, प्रवर्तित कराना की शक्ति अगर प्राप्त है तो वह क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, वो स्टेट कहलाएगा। अब इसमें बहुत सारा चीज है, समय के साथ स्टेट को बड़ा किया जा सकता है, इसमें सारी चीज नहीं डिफाइन हुई ना। डिफाइन तो 3 चीजों में हुई, बाकी तो ऐसे ही चल रहा है ना। अब मैं पूछता हूं तुमको, बताओ यूनिवर्सिटी स्टेट है कि नहीं है? विश्वविद्यालय स्टेट है या नहीं है? स्टेट हैं। ओके, विश्वविद्यालय भी स्टेट हैं, रूल बनाते हैं, बाय लॉ बताते हैं, इन्फोर्सेबल हैं और विधि विधान से चल रहे हैं कि नहीं? क्या बोला उसने? कोई व्यक्ति या संस्था, विधानमंडल बनाती यूनिवर्सिटी, संसद भी बनाती है, बट विधानमंडल स्टेट वाली। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय किसने बनाया? अरे तुम्हारा स्टेट बनाया यार, स्टेट लेजिस्लेटिव लोगों ने बनाया, कहा बनाओ, एक्ट होगा उसका। ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी किसने बनाई? ये दुनिया भर का प्राइवेट सरकारी जो यूनिवर्सिटी देख रहे हो सब विधानमंडल पारित होता है, हर एक्ट में एक ही यूनिवर्सिटी बनती, कोई रेजुलेशन पास करे। कंपनी नहीं है कि कंपनी की तरह आपने क्या किया कि एक यूनिवर्सिटी का एक्ट बना लिया, उसी में फार्म लगा लगा के 10 यूनिवर्सिटी बना लो। नहीं, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक्ट होगा। अब इसमें एक लाइन और लिखिएगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। लिखिए, हैज द पावर टू इन्फोर्स, हैज द पावर टू इन्फोर्स, प्रवर्तित कराने की शक्ति प्राप्त है। यह आपका अब सेंटेंस पूरा हुआ। हैज द पावर ऑफ पावर टू इन्फोर्स, प्रवर्तित कराने की शक्ति प्राप्त है। इन्फोर्स का मतलब, जैसे हेलमेट आप पहन के नहीं चलते हैं तो जो पुलिस वाला है वो लॉ को इन्फोर्स करता है। हेलमेट पहन के नहीं चलने पर 1000 रुपए का जो चालान है वो इन्फोर्सेबल है, प्रवर्तित कराता है। ठीक है, लॉ इन्फोर्सेबल होता है, लॉ पूछ के नहीं लगाया जाता। क्यों प्रभु, हेलमेट कहाँ है? हमने कहा घर में है। बोले पहन के चला करिए। ठीक है, बोले यस सर। बोले आज चालान कटवा लो। ऐसे नहीं पूछेगा, काटूं चालान? नहीं, खड़े करो गाड़ी, यहां नंबर नोट करो इसका। अब आप माई बाप जी हुजूरी करिए वहीं, बट कानून प्रवर्तित कराने का जिम्मा उसका है। अगर वो प्रवर्तित कर देता है तो कोई माई का लाल उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्स हो जाएगा। अब लिखो, इसमें लास्ट लाइन लिखो। लास्ट लाइन ये है, इट इज क्लियर दैट द मीनिंग ऑफ स्टेट इन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, मैं नीति निर्देशक तत्व है पार्ट 4 में, उसकी बात बता रहा हूं, जो लिखा है वो बता दे रहा हूं। इट इज क्लियर दैट मीनिंग ऑफ स्टेट in part 3 and part 4 is different from that of a territory created for administrative convenience लिखो, administrative convenience। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ, स्पष्ट है कि भाग 3 और 4 के लिए, स्पष्ट है कि भाग 3 और 4 के लिए राज्य का अर्थ प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए राज्य क्षेत्र से अलग है। प्रशासनिक सुविधा है ना, लिख लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए राज्य क्षेत्र से अलग है। नहीं समझ में आई बात? उत्तराखंड स्टेट और इस स्टेट में अंतर है।
ये कह रहा है कि भाग 3 और 4 में जो बनाया गया है और जो प्रशासनिक सुविधा वाला स्टेट, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये सब क्या हैं? ये प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए स्टेट है ना। लेकिन जो आर्टिकल 12 में स्टेट है इससे डिफरेंट है। स्टेट का मतलब उत्तराखंड मत समझो, ये कहने का मतलब है। जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या और भी जो स्टेट हैं सब, ये सभी प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 12 में जो स्टेट हैं वो हमने आपको बता दिया जिसके अगेंस्ट आपको फंडामेंटल राइट मिला है। अगर ये आपके फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करते हैं तो आप उपचार ले सकते हैं। यही है वो स्टेट जो आपको नुकसान कर सकते हैं। क्लियर हो गए? तो राज्य पता चल गया है ना, सामान्य कानून और ये मूल अधिकार का पता चल गया। अब एक चीज पता करना रह गया है, जुडिशियल रिव्यू। 13 आर्टिकल लिखो, जुडिशियल रिव्यू।